हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। आज मैं आपको 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर बताने जा रही हूँ। ये चैप्टर मैं ब्रीफ में पढ़ाऊँगी। मैं डिटेल में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे को डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और इकोनॉमिक्स में जाकर ये चैप्टर आप पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मनी एंड क्रेडिट का पहला पॉइंट, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला पॉइंट है गुड्स आर बीइंग सोल्ड एंड बोट विद द यूज ऑफ मनी, कि धन से हम कोई वस्तु बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। मान लो शूज़, कंपनी को अपने शूज़ बेचने हैं तो शूज़ बेच के क्या लेगा? धन लेगा, ठीक है। और अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है, मान लीजिए हमें शूज़ खरीदने हैं तो हम धन देंगे और शूज़ लेंगे। तो दोनों ही प्रकार से वस्तु खरीदी और बेची कैसे गई? पैसे से, धन से। तो मनी ने क्या काम किया? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहले के टाइम पे जब मनी नहीं होती थी तो क्या यूज होता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में गुड के बदले गुड्स दी जाती थी, वस्तु। केवल गुड्स ही नहीं, आजकल सर्विसेज भी मनी के थ्रू एक्सचेंज होती है। मनी सर्विस में भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। जैसे हमें माली चाहिए फॉर एग्जाम्पल काम के लिए, तो हम माली की सेवाएं लेंगे अपने गार्डन को ठीक करने के लिए, और बदले में हम उसको क्या देंगे सर्विस के लिए? पैसे। कोई माली आके फ्री में काम नहीं करेगा। तो अगर हमें उसकी सर्विसेज लेनी है तो हमें क्या देना पड़ेगा? उसको 1 दिन का, 2 दिन का, जितने दिन या महीने भर के लिए, जितने दिन के लिए आप उस गार्डनर को रखोगे, उसको पेमेंट किस में करोगे? पैसे में। क्या है हमारे यहाँ? क्या आ गया है मॉडर्न फॉर्म में? क्या आ गया? मनी, करेंसी आ गई है, पेपर करेंसी, ठीक है। पेपर करेंसी में क्या क्या आ गए हैं? पेपर नोट्स एंड क्वाइंस, ठीक है। और इसका क्या है? इट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्यों ये एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं? बिकॉज द करेंसी इज अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जिस भी कंट्री में जो भी करेंसी चल रही है उसको वहां की गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड करती है। अदरवाइज पेपर करेंसी या कॉइन क्या है? जस्ट एक मेटल है या एक कागज का टुकड़ा है, अगर उसको वहां की गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड ना किया जाए तो। चलिए आगे बढ़े। अब हम इंडिया की बात करते हैं। हमारे यहाँ करेंसी नोट्स को कौन इशू करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई करेंसी नोट्स को इशू करता है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि कोई और, एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी व्यक्ति को परमिशन नहीं है कि वो करेंसी को इशू करे, ठीक है। और इंडिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उस करेंसी को लेने से इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ठीक। सेकेंड पॉइंट है हमारा मनी का, डिपॉजिट्स विद बैंक, ठीक है। पहला फॉर्म ऑफ मनी हो गया करेंसी, एंड सेकेंड है डिपॉजिट्स विद बैंक। अब द अदर फॉर्म ऑफ मनी इन विच पीपुल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक्स। व्यक्ति पैसे कमाता है और उसको महीने में सैलरी मिलती है। अब वो सारी सैलरी तो खर्च नहीं करता है, वो क्या करता है? कुछ अमाउंट ऑफ मनी अपने फ्यूचर के लिए बैंक्स में एज ए डिपॉजिट रख देता है। एक तो उसका पैसा उसमें सेफ रहता है, दूसरा कारण क्या होता है कि उससे उस व्यक्ति को कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न होती है। एक्स्ट्रा मनी कैसे अर्न होती है? अगर व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो 50 महीने के खर्च कर रहा है, 50 बैंक में एज ए डिपॉजिट रख रहा है, तो उस डिपॉजिट पे बैंक उसको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। मतलब एक तो पैसा उसका सेफ हुआ, और दूसरा उस पैसे पे उसे इंटरेस्ट के रूप में भी अमाउंट मिल रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हमने 2 हो गए हैं, एक तो हमारा हो गया करेंसी और सेकंड पॉइंट हो गया हमारा डिपॉजिट्स क्या बैंक में। और हमें जरूरत पड़ गई, हमने 50,000, 1 लाख हमारी सैलरी है, हमने 50 डिपॉजिट कर दिया, 50 घर खर्च के लिए रख लिया। अगर हमें जरूरत पड़ी तो जब भी हमें जरूरत होगी हम वो पैसा बैंक से निकलवा सकते हैं। इसको हम कहेंगे डिमांड डिपॉजिट, ओके, ठीक। डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी? द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। डिमांड पर ये डिपॉजिट्स निकलवाए जाना, एंड दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स।
फिर से रिपीट करती हूँ मैं, ये डेफिनेशन आ सकती है। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स है द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड एंड दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है पैसे जमा करने का? प्रोसीजर ये होता है, अगर आपको बैंक में पैसे जमा कराने होंगे तो आपको सबसे पहले बैंक में क्या करना होगा? अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करना होगा इन देयर नेम। कोई भी है, जैसे रामलाल है, उसको अपना बैंक अकाउंट खोलना है तो सबसे पहले एक बैंक में जाएगा और एक अपना अकाउंट खोलेगा अपने नाम से, रामलाल के नाम से, और फिर वो उस बैंक में या वो बैंक उसका पैसा एक्सेप्ट करेगा एज डिपॉजिट, और उस डिपॉजिट के ऊपर बैंक उसको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। ठीक है, जितना भी उस बैंक का इंटरेस्ट रेट है। और जब भी उस व्यक्ति को अपना पैसा चाहिएगा, कभी भी चाहिएगा, जब उसको जरूरत होगी, तो वो अपना पैसा बैंक से विड्रॉ भी कर सकता है। समझ में आ गया? तो अब आपको समझ में आ गया डिपॉजिट्स क्या है, डिमांड डिपॉजिट क्या है। दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ओके, अब थर्ड पॉइंट है इसका, पेमेंट्स आर बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश। अब क्या है कि मान लो पेमेंट करना है तो जरूरी नहीं है मनी निकाल के हम दूसरे को धन दें। एक बैंक से दूसरे बैंक में चेक के थ्रू भी पैसा पेमेंट ट्रांसफर हो सकता है, पर शर्त क्या होनी चाहिए? दोनों ही व्यक्तियों का, दोनों ही इंडिविजुअल्स का बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, मान लो रामलाल का अकाउंट है और उसको श्यामलाल को पैसे देने, तो रामलाल और श्यामलाल का दोनों का ही बैंकों में अकाउंट होना चाहिए। किसी भी बैंक में हो, सेम बैंक में होने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब रामलाल को पेमेंट करना है तो वो चेक के थ्रू, वो कहलाएगा पेयर। बैंक में चेक के थ्रू एक चेक इशू करेगा, श्यामलाल को जितना भी उसको पेमेंट करना उतना अमाउंट डालेगा और साइन करेगा, और बैंक इस बात की इजाजत देगा कि इतना पैसा रामलाल के अकाउंट से श्यामलाल के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। अब चेक में क्या लिखा होता है? द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट अ चेक फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट। स्पेसिफिक अमाउंट उसमें लिखना जरूरी है, 1 लाख 2 लाख जो भी है। और अ चेक इज अ पेपर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। चेक क्या है? चेक है एक पेपर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। एम साहिन ने प्रेम कुमार को एक चेक दिया है, कितने थाउजेंड का? 57,000 का। तो अ चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट to the person whose name has been issued। समझ में आ गया? तो स्टेट बैंक 57,000 रुपीज प्रेम कुमार के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा साहिन के अकाउंट से। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट पॉइंट है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। ठीक है, अब बैंक क्या करता है? बैंक का मैंने आपको बताया, जैसे किसी भी पर्सन की सैलरी 1 लाख रुपए, वो 50,000 खर्च कर रहा है और 50,000 बैंक में जमा कर रहा है एज अ डिपॉजिट। अब बैंक क्या करता है? ये कैश उसके पास रहता है, तो हर एक बैंक की जिम्मेवारी होती है जितने डिपॉजिट्स हैं उसके पास टोटल, उसका 15% ही बैंक में रखना जरूरी होता है, और बाकी जो बचा 85% उसका वो क्या करेगा? उसको लोन के रूप में, जिस भी व्यक्ति को उसके पैसे की जरूरत होगी वो लोन के रूप में उनको दे देगा। 15% वो हार्ड कैश के रूप में अपने पास रखेगा और 85% लोन के रूप में जिस भी व्यक्ति को लोन की जरूरत होगी उसको दे देगा। गॉट इट? मतलब टोटल डिपॉजिट का 15% हार्ड कैश के रूप में बैंक को अपने पास रखना जरूरी होता है और 85% वो लोन के रूप में लोगों को दे। 15% इसलिए वो रखता है अमाउंट अपने पास, जिस भी व्यक्ति का अकाउंट उस बैंक में है, अगर उसको कभी जरूरत पड़ी, डिमांड हुई या उसको रिक्वायरमेंट हुई तो वो पैसा निकलवा सकता है। बाकी वैसे पैसे का वो क्या करता है, जो उसके पास डिपॉजिट है, वो वेरियस एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए लोगों को वो जो डिपॉजिट है वो लोन पर दे देता है। अब इसमें क्या करता है? बैंक एक मीडिएट का काम करता है। जो सरप्लस फंड है उसके पास, वो उस व्यक्ति को दे देगा जिसको उस फंड्स की जरूरत है। अब वो क्यों देगा? ऐसे तो देगा नहीं बैंक। बैंक क्या करेगा? उस पर चार्ज करेगा हायर इंटरेस्ट। ठीक है, जितना वो डिपॉजिटर को ऑफर कर रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट वो लोन पे चार्ज करेगा। सपोज कीजिए कि डिपॉजिटर को वो दे रहा है उसके 50,000 पे 5% इंटरेस्ट।
और वो 50,000 जब वो किसी को लोन देगा तो उस पर वो चार्ज करेगा 10% इंटरेस्ट। तो उसको क्या हुआ, 5% इंटरेस्ट फालतू एक्स्ट्रा उसको अर्न हुए। ठीक है, इससे ज़्यादा चार्ज किया जाता है, जैसे 5% इंटरेस्ट वो डिपॉजिटर को दे रहा है तो बोरोर को वो 15 या 20% के करीब एज अ लोन इंटरेस्ट चार्ज करेगा। और इसमें फ़ायदा क्या हुआ बैंक का फ़ायदा ये होगा कि जो वो डिपॉजिटर को दे रहा है, मान लो डिपॉजिटर को वो 5% इंटरेस्ट दे रहा है डिपॉजिट्स के ऊपर, ठीक है, और वो 20% जो बोरोवर है उससे चार्ज कर रहा है, जो उसको वो लोन दे रहा है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस हुआ, कितना डिफरेंस हो गया, 20 - 5, 15% जो एक्स्ट्रा उसको अर्निंग हुई वो बैंक की इनकम हो जाएगी। अब समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक लेते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या है, एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एज एन interest rate which the borrower must pay to the lender along with the repayment of the principal। ठीक है, कि जो भी आप लोन एग्रीमेंट होता है उसमें क्या लेंडर को, जो बोरोवर होता है उसको लेंडर को इंटरेस्ट, प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी देना होता है। ठीक है, जब वो रीपेमेंट करेगा तो वो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट लगा है वो भी उसको देना पड़ेगा। ओके, ठीक। अब लेंडर क्या करेगा, लेंडर में डिमांड कोलेटरल और सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। अब आप किसी को लोन दे रहे हो जिसको आप जान नहीं रहे हो, ठीक है, तो आपका पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, इसके लिए बैंक क्या करता है कि जिसको वो लोन देता है बोरोवर से क्या करता है कि एज अ सिक्योरिटी कुछ चीज़ अपने पास रख लेता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, डिमांड कोलेटरल्स। अब कोलेटरल्स क्या हो गया, कोलेटरल्स है, कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। ठीक है, कोलेटरल वो एसेट होता है जो बोरोवर के पास होता है, जैसे उसका घर हो गया, उसके लाइफ स्टॉक हो गया, उसकी कोई बिल्डिंग हो गई, उसकी कोई व्हीकल हो गया, ये वो बैंक को एज अ कोलेटरल उसके पास, बैंक के पास उसके कागजात उसको जमा कराने पड़ते हैं। बैंक ऐसा इसलिए करता है कि अगर जिस पर्सन को उसने लोन दिया है वो लोन नहीं चुकाए तो जो कोलेटरल उसके पास है, कोलेटरल एसेट्स उसके पास है, वो उसको बेच के उस लोन की वसूली कर सके। समझ में आ गया आपको? अब कोलेटरल में क्या क्या आ जाएगा, अब कोलेटरल में मैंने बता दिया लैंड, बिल्डिंग, लाइफ स्टॉक, व्हीकल, ये सब आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन किसकी, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, टर्म ऑफ क्रेडिट में आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में ये सब आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, ये सब चीजें कहलाएंगी टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब टर्म्स ऑफ जो क्रेडिट होता है ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। क्रेडिट वेरी वन क्रेडिट एग्रीमेंट टू अनदर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लेंडर एंड द बोरोवर। ठीक है, कि हर एक जब किसी को लोन देता है लेंडर, तो बोरोवर और लेंडर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, वो अलग अलग होता है कि उसके क्या कोलेटरल रखे जाएंगे, नहीं रखे जाएंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये हर एक एग्रीमेंट का अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे करते हैं, फॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट इन इंडिया। इंडिया में 2 सेक्टर हैं लोन के, फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन्स। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन। फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन में आ जाएंगे बैंक और कोऑपरेटिव्स। ठीक है, और इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन में आ जाएंगे मनी लेंडर, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव और फ्रेंड्स। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन क्या होते हैं। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन में क्या होता है कि आरबीआई, बैंक्स और जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं
उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है कि वो ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हो जाएगा द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन्स। ठीक है, ये क्या देखता है? एग्जाम्पल के लिए ये देखता है कि बैंक ने मिनिमम जो अमाउंट रखना चाहिए था डिपॉजिट्स का वो रखा है कि नहीं रखा है, पहला पॉइंट। दूसरा, आरबीआई सीज द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सेट्रा। और बैंक क्या देखता है? आरबीआई देखता है कि ये जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं ये केवल अमीर लोगों को ही लोन नहीं दे रहे हैं, ये भी देखता है कि वो छोटे जो कल्टीवेटर हैं जिनको सीड्स के लिए लोन चाहिए या जब फसल तैयार हो जाती है तो इरिगेशन वगैरह के लिए चाहिए, तो इसके लिए भी उनको लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को लोन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ये सब भी आरबीआई चेक करता है। थर्ड पॉइंट है इसका, पीरियडिकली बैंक हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग टू whom एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। अब फॉर्मल जो सेक्टर है वो ये भी अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करता है कि उन्होंने कितना लोन दिया और किन किन को दिया और उस पर उन्होंने कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, ये सब भी रिपोर्ट उनको आरबीआई को देनी होती है। तो इस प्रकार से जो फॉर्मल सेक्टर है जो लोन्स का, उस पर आरबीआई एक चेक रखता है और बैंक्स को कंट्रोल में रखता है ताकि जिसको जरूरत हो उस तक भी लोन पहुंचे। अब फॉर्मल सेक्टर में तो ये सब चेक होता है, लेकिन जो इनफॉर्मल जो सेक्टर होता है उससे हमने बताया कि लोन किससे लिया जाता है, रिलेटिव से ले लिया जाता है, फ्रेंड से ले लिया जाता है, मनी लेंडर से ले लिया जाता है, जो उनके ट्रांजैक्शन का वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने के क्या क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं जो बोरोवर है उसको। पहला तो नो वन चेक्स द सुपरविजन या नो वन चेक्स और सुपरवाइज दियर लोन इंटरेस्ट एक्टिविटीज, कि उनके ऊपर इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर कोई चेक नहीं होता कि वो कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और उनका वे क्या है इंटरेस्ट रेट देने का और कितनों को उन्होंने दिया और कैसे वसूल किया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि मनी लेंडर वगैरह हैं, दे चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स। थर्ड पॉइंट हो जाएगा, देयर मेन एम क्या होता है, टू अर्न हाईएस्ट प्रॉफिट या मोर प्रॉफिट। तो मोर प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करेंगे कि लोन के ऊपर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। फोर्थ पॉइंट उनका होता है, दे यूज अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक, उनको हरास करेंगे पैसे वापस लेने के लिए। एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज करेंगे, दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट जब उनको लेना होगा तो अनफेयर मीन्स यूज करके उनसे प्रिंसिपल अमाउंट वापस लेंगे। और द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोवर एंड दिस कुड लीड टू इंक्रीजिंग डेप्ट और डेप्ट ट्रैप। अब जो उनको अमाउंट दिया गया है जिसके ऊपर उन्होंने कुछ अर्न करना है, जो इनकम अर्न करनी है, वो इनकम उनके इंटरेस्ट रेट से कम होती है। अगर इनकम इंटरेस्ट रेट से कम होगी तो क्या होगा, वो जो डेप्ट लिया है, जो लोन लिया है, उसी को चुकाने में उनका सारा पैसा जाता रहेगा, उनके पास अपनी सेविंग नहीं बचेगी और इससे वो किस में फंस जाएंगे, डेप्ट ट्रैप में। टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी SHG। अब देखिए, बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन इंडिया, स्पेशली इन रूरल एरिया। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, जहाँ बैंक नहीं पहुँच पाते तो पैसा तो सबको चाहिए, तो उसके लिए सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स आ गए हैं। अब सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप क्या करते हैं, इनका मैंने 3-4 पॉइंट लिख दिए हैं जो आप सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स की एडवांटेजेस या उनकी क्वालिटीज वगैरह का अगर क्वेश्चन आ जाए, या सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप रूरल एरिया में क्यों जरूरी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो उस पर आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। मैंने पहला पॉइंट लिखा है, इवन दे आर प्रेजेंट गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। अब किसान क्या करता है या जो गांव का आदमी क्या करता है कि बैंक से लोन लेने की बजाय वो क्या करता है, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेता है, क्योंकि बैंक को कोलेटरल चाहिए और कई चीज़ें फॉर्मेलिटीज चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जो बेचारा किसान नहीं कर पाता या गरीब व्यक्ति नहीं कर पाता, तो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेता है। तो इससे बचने के लिए सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप वहाँ होने चाहिए ताकि वो बिना किसी कोलेटरल के, डॉक्यूमेंटेशन के उन गरीबों को लोन दे सके और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने से उनको बचा सके। दूसरा पॉइंट ये है कि जो मनी लेंडर हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं
और उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता और उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो गरीब की इनकम तो कम होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाने में ही जो वो कमाते हैं उसमें लग जाता है और वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। इससे भी बचाने के लिए SHG हमें चाहिए, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स चाहिए, ताकि इन गरीब लोगों को लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड हो सके और वो कुछ अच्छा अर्न कर सके अपना इंटरेस्ट चुकाने के बाद भी। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे SHG, ये कैसे बनता है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर, ठीक है, इन पर्टिकुलरली वुमन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड पूल सेविंग। सबसे पहले वो क्या करते हैं कि जो गरीब लोग हैं, स्पेशली औरतें, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनकी जो सेविंग है उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के कम से कम 15 से 20 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। और मोस्टली वो लोग क्या होते हैं, पड़ोस के ही होते हैं, आसपास एक ही गांव के होते हैं, ठीक है। और वो रेगुलरली अपनी सेविंग करें, उनकी मीटिंग भी रेगुलर हो और सेविंग भी रेगुलर हो। दूसरा, सेविंग पर मेंबर की 25 रुपये से लेके 100 रुपये तक होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, वो उनकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो लोग कितना सेव कर सकते हैं। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के मेंबर है वो अपने ग्रुप से ही लोन ले सकते हैं अपनी जो नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक। 5th पॉइंट इसका है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वो बहुत कम होता है, फॉर्मल सेक्टर से भी और इनफॉर्मल सेक्टर से भी, ठीक है। 6th पॉइंट है आफ्टर अ ईयर और 2, 1-2 साल बाद क्या होता है, अगर सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप की सेविंग रेगुलर है और ज़्यादा हो गई है तो वो एलिजिबल हो जाता है बैंक से भी लोन लेने के लिए, ठीक। 7th है, जब वो बैंक से लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है तो जो लोन सैंक्शन होता है बैंकों से वो किसके नाम पे होता है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के नाम से, ठीक है। एंड इज मेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और जब उनको लोन मिल जाता है तो जो उसके मेंबर होते हैं वो अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, अपना कोई रोजगार शुरू कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो कोलेटरल की जो प्रॉब्लम होती है बैंकों से लोन लेने के लिए वो इस समस्या से बच जाते हैं। 9th पॉइंट हो गया है कि इनको इंटरेस्ट रेट रीजनेबल देना पड़ता है, ज़्यादा नहीं देना पड़ता, जितना वो दे सकते हैं उसी हिसाब से उनको देना पड़ता है। नॉट ओनली डज इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, अब वो फाइनेंशियली भी जो गांव की गरीब औरतें हैं वो मजबूत बनती हैं क्योंकि उनको टाइमली लोन मिल जाता है, उससे वो अपना काम शुरू कर सकती हैं और अपने परिवार के लिए पैसे कमा सकती हैं। इसके अलावा 11th जो मेन पॉइंट है, रेगुलरली जब वो मीटिंग करती हैं, बैठती हैं, तो केवल पैसे की ही बातें नहीं होती हैं और जो सोशल इश्यूज होते हैं उसके ऊपर भी वो डिस्कस करती हैं, जैसे बच्चों की हेल्थ कैसे अच्छी रहे, न्यूट्रिशन खाने के ऊपर बात कर सकती हैं और डोमेस्टिक वायलेंस अगर किसी के साथ हो रहा है तो उस पर डिस्कस कर सकती हैं, ठीक है। और अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या किया जाए उस पर भी वो डिस्कस करती हैं। तो ये सब काम SHG ग्रुप करता है, यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप करता है, और ये रूरल एरिया में बहुत ज़रूरी है इनफॉर्मल सेक्टर से इन गरीब लोगों के लिए बचाने के लिए। तो सरकार को चाहिए कि सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में लाए और लोगों को संपन्न और समृद्ध करे, स्पेशली वहाँ की गरीब औरतों को। अब मैंने ये चैप्टर आप लोगों को ब्रीफ में बता दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और मज़े लेके पढ़िए, स्ट्रेस लेके मत पढ़िए। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।